जय हिंद। आज हम परीक्षा अध्ययन क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं जो 2024 की है। तो आओ बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे सही ऑप्शन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन। द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 1404 इज। अब हमको बताना है कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों इस प्रैक्टिस सेट के दौरान मैं आपको पूरे प्रैक्टिस के साथ साथ में वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जो इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 96। तो बच्चों अगर मुझे 96 का एचसीएफ करना है और 404 का एचसीएफ निकालना है तो पहले मुझे इनके प्राइम फैक्टर करना पड़ेंगे। कैसे? जैसे 2 से चले जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आएगा 2 6 जा 12, फिर करेंगे 2 3 जा 6 और यहाँ से होगा 3 1 जा 3। तो हम 96 को किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। बच्चों यही वाला क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको इसी प्रोसीजर का यूज करना है। हालांकि हम डिटेल में इसको किस तरीके से लिखेंगे वो समझेंगे, बट अभी जो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर रहे हैं वो किस तरीके से इसका आंसर आया वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे करेंगे तो सबसे पहले ये 4 है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 101 केवल 101 की टेबल में ही आता है तो 101 टाइम्स जाएगा। तो हम 404 को क्या लिख सकते हैं? 404 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। तो बच्चों ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101 हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन कि जो एचसीएफ होता है बच्चों, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर है ए और बी, जैसे ए और बी हैं और इनके अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा और प्राइम फैक्टर करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर लोवेस्ट, ठीक है, जिसकी पावर हो और वो कैसे होनी चाहिए? कॉमन। ठीक है, उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? लोवेस्ट होनी चाहिए और वो नंबर कैसा होना चाहिए? कॉमन। तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन नंबर ढूंढो। हमारे पास इसमें भी 2 भी कॉमन है और इसमें 2 भी कॉमन है। इसके अलावा ना तो ये कॉमन है इससे और ना ये कॉमन है। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो 2 की सबसे लोवेस्ट पावर कौन है? 2 की पावर 2। तो हमारे पास 2 की पावर 2, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा 4। तो बच्चों हम ना ही ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं बट साथ में हमारा जो मैथमेटिक्स का है वो पूरा रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है बच्चा कि अल्फा और बीटा मेरे पास जीरोज है। मतलब जीरोज किसके हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो उसमें जो अल्फा डॉट बीटा है वो किसके बराबर होता है? तो बच्चों देखो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास इसके 2 रूट बनते हैं, अल्फा और बीटा, मतलब 2 जीरोज आते हैं। जीरोज उनको कहते हैं कि इनकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 0। तो मैंने लिखा अल्फा और बीटा 2 जीरोज है। तो जब इसके सम करेंगे तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या? अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है? c/a। तो हमारे पास प्रोडक्ट पूछा है इन्होंने, देखो तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? c/a। c/a हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले हमारे पास कंडीशन दी है कि हमारे पास राइट कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास 2 पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमको बताना है कि कौन सी कंडीशन में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आओ करते हैं।
हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये जनरल फॉर्म होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो कभी भी आपको कोई पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है या नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो हमको ये लिखना है। आप देखो इनकी कंडीशन होती है, कैसी कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो देखो बच्चों ये हमारे पास A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये हमारे पास कोफिशिएंट होता है। तो अगर मैं इसका रेशो लेता हूं, तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका रेशो क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो मतलब जब इस तरीके का हमारे पास रेशो आता है और वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो जब इस लाइन, इन दोनों लाइन का ग्राफ बनाएंगे, तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे की यहाँ पर कहेंगे कि पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइंस कब होगी, जब हम कहेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये पैरेलल लाइंस होगी। इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेगी नहीं, जब इस तरीके का इनका रेशो होगा और इसमें नो सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। बच्चों सॉल्यूशन तभी आएगा जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, बट यहाँ पर तो कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब कि इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। जब भी इनके रेशो लेंगे बच्चों, तो अगर शुरू के 2 इक्वल और लास्ट का 2 इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और लाइन कैसी होगी, पैरेलल। तीसरी कंडीशन ये होगी, हमारे पास कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कोइंसिडेंस लाइंस का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, मान लो ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है, तो ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन के ऊपर ही अगर दूसरी लाइन इसके ऊपर आती है, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट रे। ठीक है, या कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करना है। इसका मतलब कि ये हर पॉइंट पे, इसके पास कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पे इसको काटेगी। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कितने होंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अगर ये 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आप तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको जो पूछा है वो देखते हैं, हमको किसके बारे में पूछा है, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन ये रहा और उसका हमारे पास क्या है, सही करेक्ट ऑप्शन, तो हम करेक्ट ऑप्शन बी लगाएंगे बच्चों। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा चौथा क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। मतलब हमारे पास इन चारों में से किसका रूट 2 होगा। तो बच्चों पहले तो ये समझ लो कि रूट होता क्या है। तो रूट मतलब वो होता है x की वैल्यू, x की वैल्यूज। x की जगह और कोई भी हो सकता है, x y जो अननोन की वैल्यू होती है। जैसे मान लो अगर हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें x की वैल्यू को ही रूट कहते हैं। अब रूट होता क्या है कि अगर मैं कोई सी वैल्यू हो और वो उस इक्वेशन में रखूं, तो उसको अगर 0 कर देगी, इसका मतलब वो उसका रूट हो जाएगा। एग्जाम्पल फटाफट समझ लेते हैं। अगर मेरे पास क्या है कि 2x - 2, मेरे पास एक इक्वेशन है और इक्वेशन में अगर मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो x की वैल्यू 1 रखी, तो 2 - 2, तो 2 - 2 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये x क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। तो हमको क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक रूट है, इसको चेक करना है कि किसका है। तो बच्चों क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 2 रखेंगे चारों इक्वेशन में बारी बारी से, और हम चेक कर लेंगे कि कौन किसका क्या है। तो सबसे पहले इसमें रखते हैं कि 2 का स्क्वायर -4 इंटू x की वैल्यू 2 प्लस 5, तो यहाँ 4 - 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 9 + 10 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब पहले ऑप्शन का तो नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि x² प्लस 3x - 12 इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 - 12 इज इक्वल टू 0।
अब देखते हैं 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस का 12, 6 4 10 माइनस 12, इसका मतलब -2, मतलब इसकी वैल्यू इसमें रखने पर भी नहीं आ रहा, तो ये भी इसका रूट नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि c इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसमें x की वैल्यू 2 रखो तो 2 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6, 8 और 6 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो ये 2 है वो किसका रूट है, थर्ड इक्वेशन का। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि चौथे पर तो हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव के 2 ऑप्शन करेक्ट थोड़ा ना हो सकते, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है तो ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 2, ये दोनों कैंसिल -2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा था 11th टर्म ऑफ एपी, है ना, हमको 11th टर्म को निकालना है, हमारे पास एपी दी हुई है। तो बच्चों पहले तो समझो कि 11th टर्म किसको कैसे लिखेंगे। तो 11th देखो टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और 11th है इसका मतलब A11, तो हमारे पास क्या है A11। अब A11 को कैसे लिखते हैं हम, A प्लस 10D, A प्लस 10D लिखते हैं। अब हमको AP क्या दी हुई है बच्चों, AP दी है -3 -1/2 और 2, हमें कहा गया है कि ये AP है, इसका मतलब ये A1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म जिसको हम A भी कहते हैं, और ये हो जाएगा A2। अब A2 में से जब A1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा D, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास D इज इक्वल टू A2 कितना है -1/2 माइनस और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2, तो ये -1 प्लस 6, तो हमारा पास क्या आ जाएगा 5/2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5/2। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे क्योंकि पहली टर्म तो -3 है और D की टर्म हमने निकाल ली। तो A11 इज इक्वल टू A कितना था, A हमारे पास था -3 प्लस D मल्टीप्लाई D कितना है 5/2, तो 5 2 जा 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 25। तो हमारे पास एक प्लस का एक माइनस का है, तो बड़ा वाला साइन दूसरा उसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। तो हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी आएगी 22। तो देखो कहीं पर सही ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा 22 टर्म, ठीक है। अब बच्चों हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू सॉलिड ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर and joined together along their bases then curved surface area joined together of new solid is। अब बच्चों क्या रहा है समझो, हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो सबसे पहले हेमिस्फीयर कैसा होता है, ये हेमिस्फीयर है। हमारे पास टोटल हेमिस्फीयर कितने हैं 2, मतलब 2 एक तरीके से कटोरे हैं, 2 एक जैसे, ठीक है, ये 2 कटोरे हैं। अब इनकी रेडियस हमारे पास r है, इसकी भी रेडियस कितनी है r। अब इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होगा बेटा 2 पाई r का स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी सेम कर्व सरफेस के एरिया कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर। जब इससे अपन एक बड़ा दोनों को जोड़ के एक क्या बनाएंगे स्फीयर बनाएंगे, ये हेमिस्फीयर है, स्फीयर बनाएंगे, तो जो न्यू सॉलिड है ये न्यू सॉलिड बनेगा, तो इसकी रेडियस भी r रहेगी क्योंकि सेम है। तो कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे 2 पाई r का स्क्वायर प्लस 2 पाई r का स्क्वायर, तो दोनों मिलके कितना होगा 2 और 2 4 पाई r का स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आई होप आपको ये पहला वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि आपको ये परीक्षा अध्ययन के सेट अच्छे से आ सके। थैंक यू।